वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। चलो कल कहां से देख रहे हैं, हम डायग्राम के हिसाब से लिख रहे हैं। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल ABCD, when current flows through the coil ABCD, when current flows through the coil ABCD, arm AB and CD experience magnetic force. Arm AB and CD experience कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। experience magnetic force. So according to Fleming's left hand rule, so according to Fleming's left hand rule, according to Fleming's left hand rule, आर्म AB की क्या हो रहा था बेटा? कल का डायग्राम मेरे पास तो है नहीं, आप लोगों के पास है। आर्म AB के साथ क्या हुआ था? कौन सा फोर्स लग रहा था? अपवर्ड या डाउनवर्ड? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? आफरीन बेटा, कल के डायग्राम में आर्म AB जो था, पहले डायग्राम में आर्म AB पर कौन सा फोर्स लग रहा था? अपवर्ड या डाउनवर्ड? सर आउटवर्ड बताओ। हाँ बेटा, अपवर्ड था ना? यस सर। ठीक है। Head rule, arm AB of the coil, arm AB of the coil experience upward force. ठीक है। While arm CD of the coil, while arm CD of the coil experience downward force, experience downward force, ठीक है। और ये दोनों फोर्स एक तरफ अप था, एक तरफ डाउन था। क्या हो रहा था बेटा? कपल फॉर्म हो रहा था। बोथ these force are equal but opposite in direction. Both these force are equal but opposite in direction. चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से इतना। This opposite forces rotates the armature coil in clockwise direction.
Done, sir. Done, sir. Sir, done. डन, गुड। 5 minutes. Done, sir. हाँ, लिख लो लिख लो। ये क्वेश्चन का आंसर देखो, जो स्टेप लिखा है वैसे लिखना है बेटा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, उसके बाद में प्रिंसिपल, फिर डायग्राम, फिर कंस्ट्रक्शन एंड देन फिर वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं बेटा, जब आपकी इलेक्ट्रिक मोटर वर्टिकल पोजीशन पे आएगी, देखो ऐसे, अरे कौन सी बुक न्यूज, हाँ देखो, सोचो ये कॉइल है आपकी, अगर आपकी कॉइल ऐसी है तब तो फोर्स लग रहा था, बट जब ये घूमते घूमते ऐसी हो जाएगी ना, बीच में ना ए बी है ना बी सी है, इस कंडीशन पे कम्यूटेटर से लिंक कट जाता है। ब्रश के जो कम्यूटेटर देखा था ना हमने, ऐसे थे, है ना, यहाँ पर ब्रश लगा हुआ था, ब्रश में ऐसी कोई कंडीशन आती है जहां पर ब्रश ऐसा होता है, गैप में आ जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, करंट जाएगा ही नहीं, करंट जाएगा ही नहीं, करंट कट हो जाता है। ठीक है, बट रोटेशन के कारण वापस करंट कांटेक्ट में आ जाता है, घूमता रहता है ना। रीडेज में कीजिए दो। हाँ, दो चार लाइनें और लिखना है बेटा इसमें। Sir, done. पहले डायग्राम डन, लव कुश हो गया। सर एक मिनट, हाँ लिखो लिखो। अब दिक्कत की बात यह है बेटा, इस टॉपिक के बाद में स्टेट बोर्ड वालों को वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कट चुका है, सीबीएसई वालों को भी कट चुका है, बट क्योंकि स्टेट बोर्ड वालों को इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं कटा है, तो मैं इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ाने के लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ाऊंगा, उसके बिना वो समझ में नहीं आएगा, और बाकी का सारा पोर्शन कटा हुआ है। कैसा करें बताओ सर तो आज ये खत्म हो जाएगा क्या? बेटा, ये तो आज के दिन आपका सीबीएसई के लिए तो ये चैप्टर खत्म। फिर हम कल कैसे चैप्टर होंगे? सर कौन चैप्टर होंगे हमारे स्टार्ट? बेटा आप लोग का यही चैप्टर रहेगा कल के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लो, इन लोग का भी एक क्लास का बचा हुआ है ना बस, ठीक है, तो इनका भी खत्म हो जाएगा। एसीडीसी खत्म हो गया है, कट गया आप लोग के चैप्टर से, जनरेटर भी कट गया है, जनरेटर का भी नॉलेज ले लो अगर आपका मूड हो सर गया। बिल्कुल कट गया है सर, तो हमको पढ़ना पड़ेगा ये? हाँ, अरे एक दिन तो लगना पड़ेगी क्लास यार, कुछ नहीं होगा, ठीक है, फिर नया चैप्टर। वैसे ही बहुत दिन हो गया फिजिक्स पढ़ते पढ़ते, चैप्टर बहुत लंबा चल गया, अब पढ़ेंगे केमिस्ट्री। सर हाँ। एसएसटी तो सर ले लो। कौन सा सर? सेकंड चैप्टर ना? केमिस्ट्री, हाँ लेंगे ना। First सेकंड चैप्टर कौन सा? फर्स्ट चैप्टर तो हो गया, हाँ सेकंड चैप्टर Chemistry का। एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट नहीं, अपन वो लेंगे अभी, मेटल्स नॉन कार्बन मेटल्स। कंपाउंड।
नहीं मेटल्स नॉन मेटल्स या फिर कार्बन कंपाउंड जो भी सर अपलोड। कार्बन कंपाउंड तो सर खत्म हो जाएगा सर जल्दी। नहीं बेटा कार्बन कंपाउंड बड़ा है। हाँ लेकिन आप लोगों का आधा सिलेबस कट गया उसमें भी। सर आधा नहीं, आधा 80% ही कट गया सर, सिर्फ होमोलॉगस सीरीज तक है। हाँ ठीक है, इंट्रोडक्शन भी तो बड़ा है। बहुत बड़ा है। इंट्रोडक्शन, हाँ इंट्रोडक्शन भी बहुत बड़ा है इसका। खैर लेकिन वो भी एक हफ्ते का, 5 एक हफ्ता लगेगा, ज्यादा ज्यादा एक हफ्ता लगेगा, खत्म हो सर। जाएगा वो भी। सर पहले और वो कर लेंगे ना चालू सर, कार्बन बिल्कुल कंपाउंड। बिल्कुल चलेगा ना, उसको चालू चालू कर लेते हैं, दोनों को कॉमन भी है। मैं ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर और साथ में पढ़ाऊंगा, उसके बैचेस को अलग अलग कर दूंगा, ठीक है। एक चैप्टर और साथ में, फिर अलग अलग बैच, सीबीएसई अलग, स्टेट अलग, बचे हुए चैप्टर कर लेंगे। वैसे अगर हम लोग कंबाइंड भी पढ़ना चाहें तो आपके 2 टॉपिक अभी भी कंबाइंड बचे हुए हैं, पता है कौन कौन से? एक बचा हुआ है मेटल नॉन मेटल और दूसरा है कार्बन कंपाउंड। सीबीएसई स्टेट बोर्ड वालों को लिखा हूं तो मेटलर्जी एंड कार्बन कंपाउंड, नाम अलग अलग है लेकिन कंटेंट बिल्कुल सेम, ए टू जेड सेम है। और दोनों चैप्टर से, मतलब स्टेट बोर्ड के सिलेबस से भी और सीबीएसई सिलेबस से भी, दोनों चैप्टर्स लगभग आधे आधे कटे हुए हैं। मेटल्स नॉन मेटल्स में मेटलर्जी पोर्शन पूरा कट गया है। यार तुम्हारा सिलेबस तो बचा ही नहीं है यार, मैं पढ़ाऊंगा क्या? एक चैप्टर बचेगा बस सीबीएसई के लिए, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट अलग करके पढ़ाने के लिए। और स्टेट बोर्ड के लिए कौन सा है? हीट, आई थॉट हीट है ना, हीट और ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशन मैंने पढ़ा दिया, हीट और स्पेस मिशन, ठीक है, 2 चैप्टर सर डन। सर डन। एसएसटी कब से चालू करोगे सर? हाँ बेटा, सर एसएसटी एसएसटी के लिए जब मुझे परमिशन मिलेगी बेटा तब। आप बताओ कब दोगे टाइम, कैसे देंगे टाइम? प्रॉब्लम तो यही है बेटा, 5वीं क्लास हो जाएगी आपकी, सोचो तो, एक मैथ्स, एक साइंस, एक इंग्लिश, और फिर लास्ट में आएगा एसएसटी, तो आप 4 घंटा एक्स्ट्रा नेट कहां से लाओगे? स्कूल की क्लास भी तो ऑनलाइन हो रही होगी ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस यही थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर ना बन जाए, इसलिए मैं एसएसटी, मैं नहीं मतलब कोचिंग की तरफ से एसएसटी ऑन नहीं हो रहा था। हाँ लेकिन हम लोग उसको पढ़ के खत्म कर देंगे, चिंता नहीं करो। मैंने सर को बोला भी सर था कि एसएसटी में भी सर हिस्ट्री के 2 चैप्टर कैंसिल हो गए। बिल्कुल 2 चैप्टर कैंसिल हो गए। सिर्फ पहले के 2 चैप्टर, नेशनलिज्म यूरोप और इंडिया, बस। हाँ बस, नेशनलिज्म इन यूरोप एंड इन इंडिया। अगर मैं बात करूं सीबीएसई को, तो इंडिया वाला चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट भी किया तो मेरे ख्याल से 3 दिन या 4 दिन के अंदर आपको स्टोरी सुना के खत्म कर देंगे विद हो जाएगा नोट्स। सर, क्योंकि उसमें मेन टॉपिक है सत्याग्रह वगैरह, रॉलेट एक्ट हाँ वगैरह, बस चिंता नहीं करो बेटा, हो जाएगा। एसएसटी भी आपका बड़ा नहीं है, चैप्टर कट गया है ना तो बहुत इजी हो गया है, ठीक है। और उसने अच्छे चैप्टर काट दिया, मतलब जो हार्ड थे, जिनको समझने में दिक्कत थी, वो चैप्टर कट कर दिए ना। अभी देखते हैं इसके आगे कहां तक लिख दिया था बेटा, लास्ट लाइन बताओ तो कहां तक लिखा था? These opposite forces rotate the armature coil in clockwise direction. यस ना, अब देखते हैं इसके आगे, clockwise direction until the coil is in the vertical position, until the in the vertical position, until the coil in the vertical is in the vertical position, is in the vertical position. At this position the contacts of commutator and brushes break. At this position contacts between coil, sorry,
commutator and brushes break. At this position, contact between commutator and brushes break. So the supply of current is cut off. So the supply of current is cut off. ये मेन पॉइंट्स है बेटा. क्या क्या हुआ जब पहली बार करंट दिया तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से आपकी मोटर ने घूमना स्टार्ट किया. बीच में एक पॉइंट ऐसा आया जब आपकी कॉइल ऐसे से ऐसे होने की जगह बीच में कहां हो गई, बीच में आ गई ऐसे, तो कम्यूटेटर और ब्रश के बीच का कांटेक्ट टूट गया, तो सप्लाई ऑफ करंट स्टॉप हो गई. सप्लाई ऑफ करंट स्टॉप हो गई. Hence no force acts on the arms of the coil, but the coil goes on rotating due to hence no force on the arms, but the coils goes on rotating rotating due to the inertia. What is inertia? ड्यू टू इनर्शिया. अरे इनर्शिया नहीं था, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तो मोशन में ही रहना चाहता है. वो हाँ. समझ गया सर, inertia. समझ गया ना? गुड. रेजिस्ट करता है अपनी पोजीशन. यस. तो मोशन में थी कॉइल, इस कारण से वो मोशन में ही रहती है, अदरवाइज फोर्स स्टॉप हो गया था. ठीक है ना? अगला पैरा लिखते हैं. When the commutator comes in contact with brushes, खत्म होने वाला है. When the commutator comes in contact with brushes, when the commutator comes in contact with brushes B1 and B2, brushes B1 and B2, B1 and B2, the direction of the current in arms, the direction of current in arms AB and CD change. ऊपर का मिटा दूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Again, force on these two arms. Again, force on these two arms rotate the coil in clockwise direction, and hence motor continue to move in clockwise direction. चलो लिख लो, कंप्लीट हो गया.
सर हो गया। हो गया, गुड Sir, done. गुड। Sir, done. वेरी गुड। किसका बचा है? सबका हो गया क्या? मिटा दो। Yes, sir. नो सर। अच्छा, Sir, done. डन, गुड। चलो बढ़ते हैं आगे। यहां पर आपका इलेक्ट्रिक मोटर खत्म। अब बात आती है कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स की कि क्या होगा, सॉरी, इलेक्ट्रिक मोटर में स्पीड किस पर डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रिक मोटर की स्पीड, रोटेशन स्पीड या फिर रोटेटिंग स्पीड किस पर डिपेंड करेगी? ये अलग टॉपिक है। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे कैसे आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो? कैसे बढ़ा सकते हैं बेटा? सबसे पहले तो सर अगर हम बोलो। सर अगर हम रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो आर्मीचर तेज घूमेगा ना, या फिर हाँ। एक और मैग्नेट लगा सकते हैं। एक और मैग्नेट लगा सकते हैं बेटा। या अगर फिर हम सर- लोग या फिर सर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, को कम कर देंगे तो आर्मीचर की स्पीड बढ़ जाएगी ना। बिल्कुल ठीक है। रेजिस्टेंस कम करने की जगह मैं करंट बढ़ा दूं तो हाँ बात तो ये, ये वही है। करंट भी तो बढ़ा सकते हैं, है ना? बात तो वही है। तो फर्स्ट वन, बाय, बाय लिख दिया ना, बाय इंक्रीजिंग करंट इन द कॉइल, कॉइल में करंट बढ़ा दो तो स्पीड बढ़ जाएगी। फर्स्ट वन। दूसरा, आपने बोला बेटा मैग्नेट बढ़ा दो। बेटा मैग्नेट बढ़ाने की जगह हम लोग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। वो पोल जो है ना, उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, जो फील्ड है, उसको बढ़ा देते हैं। बढ़ा दें बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सर या फिर वोल्टेज भी तो लगा सकते हो। वोल्टेज का तो कोई रोल ही नहीं था ना बेटा, यहाँ कैसे बढ़ाएगा सर बता दो। उससे भी तो इंक्रीज हो सकती है। हाँ, हो तो सकती है। एक्चुअली में आप एक्चुअली में करंट को ही कम ज्यादा कर रहे हो, इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं। तीसरा है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिख दो। यहाँ पे क्या आएगा? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड है, और क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें हम लोग बाय हाँ सर। इंक्रीजिंग
number of turns of armature coil. एंड फोर्थ, जो आर्मेचर कॉइल ऐसा बना हुआ था ना हमारा, ऐसी बना था ना बेटा, इसका साइज अगर बड़ा करोगे आप, बड़ा रेक्टेंगल बनाते जाओ, जितना बड़ा कॉइल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर की स्पीड होगी। ठीक है, जितनी बड़ी कॉइल होगी उतनी बड़ी स्पीड होगी, समझे क्या? बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ आर्मेचर कॉइल। Sir, done. डन, गुड, Sir, done. वेरी गुड। हाँ बेटा, सीबीएसई वालों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं है। ठीक है वहां तो ऐसा कुछ दिया नहीं है सर इंडक्शन का, कटिंग बेटा, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, कटिंग नहीं है, मतलब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है। ठीक है, सर एक बार मैं देख लेता। देख लो ना, मैं तुम्हारा सिलेबस ही देख रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको कटा हुआ है इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब लास्ट वाला टॉपिक, इतना कटा हुआ है। और यहीं पर स्टेट वालों का देखें, स्टेट वालों का भी देखें बेटा, मुझे आपको पता है कि नहीं स्टेट वालों को क्या क्या कटा हुआ है? अरे आवाज आ रही है? हाँ, स्टेट वालों को क्या कटा हुआ है बेटा, पता है आप लोगों को? देखो क्या कटा है बेटा, देखो तो। मैं देख रहा हूं आपका चैप्टर कौन से पेज पे हमारा चैप्टर 57।
सर हाँ बोलो। सर मेरे पास में क्या क्या पढ़ने का है उसके पीडीएफ है मेरे पास में, भेजूं आपको? भेज दो। क्या क्या डिलीट हो गया वो है मेरे पास बेटा। रिलेटेड भी और पढ़ना है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसके बाद पढ़ते एक भी हैं। टॉपिक नहीं करना है। हाँ उसके बाद एक भी टॉपिक नहीं करना है। वो भी तो बहुत बड़ा है। कहाँ बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं, मैं आज ही खत्म कर दूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ सर कर दो बिल्कुल। हाँ मैं एक मिनट ये बच्चों का भी देख लूं बेटा। 57 तुम लोग का चैप्टर गया कहाँ, दिख ही नहीं रहा है। सर जितना मुझे याद है कि आपको ये चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, स्टेट बोर्ड वालों को, है ना? कोई चेक किया क्या? अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जब ओस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर के कारण क्या होता है, क्या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या पोजेस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना? और जब इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल देते हैं, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो फोर्स फील करता है, तो दुनिया के बाकी सारे साइंटिस्ट इस बात में भिड़ गए कि क्या इसका अपोजिट या इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है। अगर हम किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाएं तो क्या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा? ठीक है, इसमें बहुत सारा समय गया, बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें काम करते रहे, जिसमें से थे आपके साइंटिस्ट माइकल फैराडे। कौन? माइकल फैराडे, नाम तो सुना होगा फैराडे का। यस सर। ठीक है, माइकल फैराडे 2 साल तक के इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते रहे, और फिर इनसे एक एक्सीडेंट हुआ। देखो क्या, इनने रखी हुई कॉइल्स के ऊपर, ऐसी कॉइल्स रखी हुई थी ढेर सारी, ठीक है, इस कॉइल के ऊपर क्या फेंका बेटा इनने? मैग्नेट। क्या फेंक दिया? एक मैग्नेट। जब मैग्नेट इन कॉइल से होता हुआ नीचे गया, ठीक है, तो अचानक से इन्हें देखा कि गैल्वानोमीटर ने क्या किया? डिफ्लेक्शन शो कर दिया। गैल्वानोमीटर ने क्या किया? डिफ्लेक्शन शो कर दिया। और इससे पता चला कि जब किसी कॉइल, ये क्या है? कॉइल है ना, कॉइल मतलब कंडक्टर, ये क्या है? कंडक्टर है। मूव किसका हुआ? मोशन किसका हुआ? मैग्नेट का। मैग्नेट के साथ में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर चेंज होती है, क्या होती है? चेंज होती है, तब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है। तब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इंड्यूस हो जाता है। और इस तरीके से पता चला हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। समझे क्या? क्या होता है तो पढ़ेंगे, बाकी हुआ क्या था समझ में आया? यस सर। गुड। तो इसको करने के बाद में जब इनको पता चल गया इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हुआ, इसके बाद में भी इस लॉ को बनाने में, इस कॉन्सेप्ट को समझने में, अच्छी तरह समझने में इनको 6 साल का लेबर करना पड़ा। कितने साल का? 6 साल। 6 साल तक ये इसी काम में लगे रहे, तब जाके पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एग्जैक्टली कैसे होता है।
2 साल में तो पता चला और उसके बाद में 6 साल कॉन्सेप्ट बनाने में लग गया। चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? लिखें। सर सर 2 मैग्नेट हम्म। रहेंगे ना, उसके पास में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर लाएंगे हम पास, है ना? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये है बेटा, इंडक्शन मतलब कुछ इंड्यूस हो रहा है। यहाँ पे देखो आई एन डी दिख रहा है ना, दिस स्टैंड्स फॉर इंडक्शन। निकल रहा है कुछ। यस, इंड्यूस हो रहा है, कुछ निकल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बताता है कि जब किसी यूनिफॉर्म या फिर सॉरी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर जब मूव करता है तो उसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है। फिर से, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? व्हेन एन कंडक्टर, जब कोई कंडक्टर किस में रखा होता है, मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। लिखो, whenever in a closed circuit, whenever in a closed circuit, जब भी किसी क्लोज सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज। फील्ड लाइंस changed. Whenever in a closed circuit, magnetic field lines change, and induced current is produced. And induced current is produced. इसका मतलब जब भी कोई करंट कंडक्टर चेंज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर रखा जाएगा तो उसमें क्या होता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में आपके समझने के लिए लिख देते हैं। और this phenomena is known as electromagnetic induction. समझने के लिए लिख रहा बेटा दूसरा। हाँ, ये है आपका स्टेटमेंट जो आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए दोगे, और ये आपके समझने के लिए। व्हेन कंडक्टर coil is placed inside a changing magnetic field, and induced current is flowing through the conductor. Through the conductor. This phenomena is known as electromagnetic induction. Is known as इलेक्ट्रो, कहाँ लिखूं, अब ऊपर मिटा दूं, known as
इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, समझा दिनों से बिल्कुल समझा रहा हूं। इंडक्शन एक स्टेटमेंट हो गया आपको एग्जाम में लिखने के हिसाब से, और एक स्टेटमेंट आपके समझने के हिसाब से, दोनों करेक्ट है। जल्दी से लिखो, फिर समझते हैं इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म कर देंगे, कल खत्म करेंगे फैराडे का एक्सपेरिमेंट एंड जनरेटर, कोर्स खत्म इस चैप्टर का। सर हम जनरेटर पढ़ना पड़ेगा हम? बेटा आधा घंटा क्या करेगा, आधे घंटे क्लास और अटेंड कर लेना। Sir, done. डन, गुड। सबका हो गया क्या, समझते बेटा? ऐसा सबका हो गया ना? मिटा दो इसको। 1 मिनट। अच्छा, सर डन। डन ना, गुड। देखो अभी समझते बेटा क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। जब मैं किसी कंडक्टर को, लेट अस सपोज मैंने कंडक्टर ले लिया और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यहां पर ऐसा मैग्नेट नहीं चलेगा, ऐसे मैग्नेट नहीं चलेगा। देखो क्या हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ कैसा चलेगा देखते हैं। एक कंडक्टर ले लिया हमने, सपोज ये कंडक्टर है, सपोज ये एक कंडक्टर है, ठीक है, छोटा सा कंडक्टर। अगर इसमें करंट प्रोड्यूस करना है क्या करना पड़ेगा बेटा, इस कंडक्टर को मुझे मूव करना पड़ेगा। हाँ। कंडक्टर को मुझे मूव करना पड़ेगा। कहां पर? यस, कहां पर करेंगे मूव? देखो एक बार मैग्नेट ले लिया मैंने क्या लिया, एक बड़ा सा बार मैग्नेट ले लिया। हाँ अभी देखो तो क्या हो रहा है, एक बार मैग्नेट लिया, इससे होगा क्या बेटा, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही होगी कुछ ऐसे, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, यस निकल रही होगी ना। जब ये कंडक्टर आप ऐसा लो चाहे ऐसा, जब मैं इसको इसके पास लाऊंगा देखो कैसा होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है इसके लिए, देखो यहाँ से चेंज होना स्टार्ट हो गई, चेंज होते जा रही है, होते जा रही है, हो रही है ना। सर कम मतलब वो कम होते जा रही बोल रहे हो क्या? आपकी चेंज नहीं, चेंज होने का मतलब बेटा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसको कट कर रही है, इसको देखो आप, सब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर रही है ना, यहाँ पर कट कर रही है। अभी जैसे पास ला रहा हूँ तब अलग जगह कट कर रही है, फिर अलग कट कर रही है, फिर अलग कट कर रही है। देखो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा कट कर रही है इसको, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट कर रही है ना इसको। यस सर। यस सर, ठीक है। जब भी किसी कंडक्टर को, इसमें कोई करंट नहीं है, अभी इसमें कोई करंट नहीं है, जब करंट नहीं होगा ऐसा कोई कंडक्टर आप कहाँ लाओगे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में जहां पर क्या हो, लगातार चेंज हो रहा हो, तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाता है, इसमें अपने आप करंट प्रोड्यूस हो जाता है। आप समझे? यस सर। ठीक है। अब हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कहां से प्रोवाइड करते हैं। कभी हम दो मैग्नेट लेते हैं, एक्चुअली मैग्नेट तो एक ही रहता है, एक का नॉर्थ एक का साउथ, ठीक है, एक ही मैग्नेट रहता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ नॉर्थ से बना दिया, देखो यहाँ नॉर्थ है तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही होगी, बाहर की तरफ निकल रही होगी। बट अगर साउथ रहता तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही होती यहाँ पर, Yes, sir. है ना। इन दोनों कंडीशन में इसके ऊपर जो करंट प्रोड्यूस होता है वो अलग अलग होता है, और ये डिसाइड करता है हमारा एक नया रूल। अभी तक पढ़ रहा था हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, अब पढ़ेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। यस, समझ गए सर? ने दोनों में अलग अलग अप्लाइड होगा फोर्स? यस, दोनों में अलग अलग अप्लाई होगा फोर्स, यहाँ अलग होगा यहाँ अलग होगा, क्योंकि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से दोनों जगह पर, देखो आप दोनों हाथों को दिखाता हूं मैं आपको, ये लेफ्ट हैंड रूल है, ये राइट हैंड रूल है। वैसी पोजीशन है क्या? यस, वैसी पोजीशन, बिल्कुल वैसी ही है, तीनों परपेंडिकुलर है। जरा देखो आप, ये बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये बता रहा है मोशन, ये भी बता रहा है मोशन। बट देखो दोनों हाथों में देख रहे होगे आप, ये किसको बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कहां से कहां है, राइट से लेफ्ट की तरफ,
और ये कहाँ बता रहा है, लेफ्ट से राइट की Right तरफ, की तरफ। अलग अलग आ रहे हैं ना, Yes, sir. अलग अलग आ रहे हैं। हाँ, इसलिए यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक है, सबको समझ में आया ना, करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, चेंजिंग Yes, मैग्नेटिक sir. फील्ड के कारण, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है, कल खत्म कर देंगे चैप्टर, बस जल्दी आ जाना सब लोग। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Bye, हाँ, sir. ओके, बाय बेटा, Bye, sir. बाय Bye, sir. बाय बेटा।